अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा बेटा इंटरेक्शन रहेगा वो रहेगा सीटीएस पेपर 4 के बारे में, जिसमें हमारा सिलेबस था बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स। तो हम उसका इंटरेक्शन करेंगे बेटा अभी। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या लिखा है बेटा कि करेक्ट कंडीशन फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस। अगर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन होगा तब करेक्ट कंडीशन क्या होगा एक्सपेंशन के लिए। देखिए पहली टर्म आइसोथर्मल कंडीशन लिखा है, तो अगर आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल कंडीशन में जो डेल्टा टी होगा वो होगा जीरो के बराबर। अगर डेल्टा टी जीरो के बराबर है, इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा एच होता है वो भी जीरो होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो डेल्टा यू होता है वो भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। उसके अलावा फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, अगर फ्री एक्सपेंशन होगा तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो उसका जो डेल्टा जी होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ऑप्शंस में, आप ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर, कि डेल्टा एच लिखा है ग्रेटर देन जीरो, जबकि होगा डेल्टा एच जीरो। दूसरा लिखा है, तीसरा ऑप्शन में लिखा है डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, वो भी होगा जीरो के बराबर। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी होगा लेस देन जीरो। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो डेल्टा एच टोटल होगा ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस टोटल क्यों होगा ग्रेटर देन जीरो? आपको याद है जो स्पॉन्टिनिटी होती है, स्पॉन्टिनिटी जो होती है वो डेल्टा जी होगा बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब देखिए क्या है, अगर ये डेल्टा एच का वैल्यू होगा जीरो, जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी नेगेटिव निकलना चाहे उसके लिए क्या होगा, जो डेल्टा एस होना चाहे इट शुड बी पॉजिटिव। तो डेल्टा एस टोटल जो होगा वो इंक्रीज होगा। अगर डेल्टा एस टोटल इंक्रीज होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी पार्ट सेकंड। स्टेटमेंट 1, बॉइलिंग ऑफ एन एग रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन एंट्रोपी। अगर एग को बॉयल करेंगे तो देयर इज अ डिक्रीज इन एंट्रोपी, आंसर इज यस। जब एग को बॉयल करते हैं, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है उसमें डिनाइट्राइजेशन होता है, उसकी वजह से जो एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज करती है। करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन एंट्रोपी। रबर को जब स्ट्रेच करते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अलाइनमेंट हो जाता है, वो थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का अलाइनमेंट बन जाता है। जितनी सिमेट्री ज़्यादा आएगी उतनी एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेचिंग से भी डिक्रीज होती है एंट्रोपी अगर रबर को स्ट्रेच करेंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। If heat at constant volume for the combustion of heat at constant volume for the combustion of methane at 120 degrees 27 degrees centigrade is minus 20 kilojoules, then heat at constant pressure will be constant pressure and constant volume। आपको याद है constant pressure और constant volume पे जो relationship होता है वो होगा heat at constant pressure is equal to heat at constant volume plus delta NG/RT। अब हम पहले ये चेक करेंगे कि जो ये रिएक्शन बनेगा फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन उसका डेल्टा एनजी कितना होगा। तो डेल्टा एनजी कितना होगा वो हम देख लेंगे पहले। तो अगर हम मीथेन लेंगे, मीथेन वो गैसियस स्टेट में होगा, प्लस ऑक्सीजन लेंगे हम O2 वो भी होगा गैसियस स्टेट में। तो क्या बनेगा यहाँ से, एक तो बन जाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस उसके अलावा बनेगा बेटा वाटर H2O बनेगा, और वो बनेगा गैसियस स्टेट में। देखिए रिएक्शन बैलेंसर नहीं, यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है टोटल गैसियस मोल्स वो है 2 + 1 हो गया 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट वो भी हो गया 3। तो डेल्टा एनजी निकालेंगे, डेल्टा एनजी कितना होगा, डेल्टा एनजी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो आ गया, सारा टर्म जीरो हो जाएगा। क्यूपी और क्यूवी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर क्यूपी क्यूवी आपस में बराबर होगा, आपको दिया हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आपको क्यूवी दिया, क्यूपी का वैल्यू भी इतना ही होगा, वो आएगा -20 किलो जूल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर भी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर हीट कैपेसिटी भी जो होती है वो इंटेंसिव होती है। ऑल मोलर क्वांटिटीज आर इंटेंसिव। जो एंट्रोपी होती है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होती है, और एंट्रोपी जो होती है, एंथैल्पी जो होती है, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंट्रोपी इज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन इज, कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है, ग्रेफाइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट ही सबसे ज्यादा स्टेबल हो। विच आर द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इन प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है। पहला प्रोसेस देखिए, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन सॉलिड कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस में हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसका डेल्टा एच जो होता है नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक नहीं होगा। नंबर सेकंड जो रिएक्शन दिया वो दिया HCl प्लस NaOH, वो बनेगा NaCl एंड वाटर। सेकंड रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आर एक्सोथर्मिक, नहीं आएगा इसका आंसर। तीसरा देखिए, मीथेन गैस को आप डिसोशिएट कर रहे हैं, कार्बन बन रहा है और 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम नाम क्या बोलते हैं, इसमें जो एनर्जी लगेगी दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। आप एक सॉलिड, आप एक गैसियस सब्सटेंस को ले रहे हैं, उसको इंडिविजुअल एटम्स में तोड़ रहा है, अगर तोड़ रहे हैं तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक, इसका डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर।
फॉर एन आइडियल गैस के लिए क्या करना है आपको, Cp माइनस Cv, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Cp माइनस Cv फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू R। इसका आगे पहला ही ऑप्शन जो होगा करेक्ट है। देखिए क्या लिखा बेटा, आपको एक पॉलीबेसिक एसिड दिया है H3X, आपको दिया एक पॉलीबेसिक एसिड, ये टूट रहा है, इसके 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए हैं, फर्स्ट डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड एंड थर्ड। आपको पूछा है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन कांस्टेंट्स K1 K2 K3 आपको पूछना है। देखो बेटा क्या है, पहले जो एसिड दिया है, एसिड क्या हमें दिया बेटा, H3X हमें एसिड दिया है, H3X ये टूट रहा है, जब ये टूटेगा क्या क्या देगा, एक तो देगा H प्लस आयन, इसके अलावा देगा बेटा H3H2 देगा ये, इसके अलावा देगा बेटा H2X माइनस वन, H2X-1, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1। अब उसके बाद ये एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस अब और टूटेगा और H प्लस देगा, H2X जो होगा इस पे चार्ज है -1, अब ये भी टूट जाएगा, एक H प्लस आयन बनेगा और उसके अलावा क्या बनेगा बेटा, HX बनेगा, उसके अलावा बनेगा बेटा यहाँ HX, H और X बनेगा, इस पे चार्ज होगा -2, अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा K2। पहले H3X टूट गया और उसको बन गया कंजुगेट बेस। अब दूसरे स्टेप में ये कंजुगेट बेस एसिड का काम करेगा, टूटेगा H प्लस देगा, इसका अब नया बनेगा कंजुगेट बेस। इस पूरे स्टेप का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज K2। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, तीसरा लेंगे हम HX, उसका पावर है बेटा -2, अगर -2 पावर है ये टूटेगा, एक तो देगा ये H+1 आयन और उसके अलावा क्या देगा बेटा X-3 आयन, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू K3। तो आपको 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए हैं, एक तो दिया K1 K2 दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड K3। हमें चेक करना है कि इन तीन के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। एक पॉलीब्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड है, 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए हैं, इनके रिलेशनशिप आपस में क्या होगा। देखिए रिलेशनशिप हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, मैं देखूंगा इनके कंजुगेट बेसिस, इनके जो कंजुगेट बेसिस है, इनके कंजुगेट बेसिस देखेंगे। देखिए क्या कंजुगेट बेस है, पहले वाले का कंजुगेट बेस है H2X-1, H2X-1, दूसरे वाले का है HX-2, तीसरे वाले का है X-3। और देखिए इन 3 कंजुगेट बेस में यहाँ पे भी X पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी X पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी X पे नेगेटिव चार्ज है, तीनों बेसिस है। अगर तीनों बेसिस होंगे तो आप देखिए इससे -1 चार्ज, इसमें -2 है, इसमें -3 है, इन तीनों में जो डोनर एटम है वो X है और X पे जो चार्ज है वो डिफरेंट है। जहाँ पे X पे चार्ज ज्यादा होगा वो स्टेबल कम होगा, जहाँ पे X पे चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी देखूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला, वो होगा कम स्टेबल, तो ये बनेगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूंगा, इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा H2X वुड बी मोर स्टेबल, जो H2X होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, HX-2 से कम थोड़ा स्टेबल होगा, और ये जो X-3 होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा इनमें से। अगर ये स्टेबिलिटी हम देखेंगे, ये स्टेबिलिटी किसकी है, ये इन कंजुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी है। पहले वाले का जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है, दूसरे वाले का कंजुगेट बेस है कम स्टेबल, तीसरे वाले का कंजुगेट बेस सबसे कम स्टेबल है। एसिड की कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस, स्टेबल कंजुगेट बेस। तो ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, इसका मतलब ये वीक बेस होगा, अगर वीक बेस होगा इसका जो एसिड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा। इस वाले में देखिए इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो कंजुगेट बेस सबसे कम स्टेबल होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो ये वीक एसिड बनेगा, तब इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इन तीनों में देखें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड उसके सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे ये। तो अगर मैं देखूंगा पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा K1 की जो वैल्यू होगी, K1 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, K2 से, और वो ग्रेटर देन होगा Ka3। ये हमें पता चला फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड्स। तो ये आएगा इसका आंसर, K1 इज ग्रेटर देन K2 फिर K3, इसका पहला ही ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग एक्वस मीडियम इज, एक्वस मीडियम में इनमें से कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब आपको क्या क्या एसिड दिया, आपको दिया HI, एक एसिड ये दिया, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा और बनाएगा I-1। तो इस एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो I-1। लाइकवाइज आपको दिया HBr, HBr जब टूटेगा ये H प्लस दे देगा और दे देगा Br-1। लाइकवाइज HCl दिया है, HCl जब टूटेगा H प्लस भी देगा और देगा Cl-1। ये तीनों होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद देखिए HF जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, अगर वीक एसिड होगा तो H प्लस देगा और ये देगा F-1। आपको बताना है कि जो इनका एक्वस मीडियम होगा उसमें स्टेबल बेस कौन होगा।
आपको देखना है इन एक्वस मीडियम में ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा इन एक्वस मीडियम। अब देखिए इन एसिड्स के भी कंजुगेट बेसिस आप देखिए, कंजुगेट बेसिस जो है सब पे जो चार्ज है -1 है, तो चार्ज की क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो पहला वाला कंजुगेट बेस है इसका साइज ज़्यादा है। ये जो आयोडाइड आयन होगा I-1 इसका साइज ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा एक स्टेबल बेस बनेगा। तो ये स्टेबल बेस होगा तो ये वीक बेस होगा, अगर ये वीक बेस होगा उसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट वुड बी HI। HI आएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है इन सब से। रेशो ऑफ किसका रेशो निकालना है, रेशो ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस विद pH इज इक्वल टू 3 टू pH इज इक्वल टू 5 इज। अब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, पहले हम देखेंगे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। अगर आपको pH वैल्यू दिया होगा, आपको H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट्स इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस pH के बराबर होता है। तो अगर हम लेंगे व्हेन pH इज इक्वल टू 3, अगर pH होगा बेटा 3 के बराबर, pH इज इक्वल टू 3, तब जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट्स इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। अगर pH होगा बराबर 5 के, pH इज इक्वल टू 5, तब जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 5। अब आपको इन्हीं का रेशो निकालना है, 10 रेज पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10 रेज पावर माइनस 5, वो आएगा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, 100 इज द करेक्ट आंसर। तो 10 टू द पावर 2 आएगा, दैट इज 100, 100 इज द करेक्ट आंसर। द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर, जो AgCl की सॉल्बिलिटी होगी किसमें, 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। AgCl की कितनी सॉल्बिलिटी होगी इन 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्बिलिटी चेक करनी है। हम AgCl लेते हैं, AgCl ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोशिएट हो जाएगा, एक देगा Ag प्लस और क्या देगा ये Cl-1 आयन। लेट्स एज्यूम कि इसकी जो सॉल्बिलिटी है वो सॉल्बिलिटी होगी S के बराबर। अगर सॉल्बिलिटी होगी S के बराबर तो इसकी सॉल्बिलिटी S होगी, इसकी सॉल्बिलिटी भी कितनी होगी S। सॉल्बिलिटी हियर रेफर्स टू द मोलैरिटी, तो इसकी मोलैरिटी S होगी, इसकी मोलैरिटी भी कितनी होगी S। इसका कोएफिशिएंट 1 है, पावर आएगा 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, पावर आएगा 1। तो अगर मैं इसका निकालूंगा KSP, KSP किसके बराबर आएगा, KSP आएगा बराबर सॉल्बिलिटी ऑफ Ag प्लस, Ag प्लस की कितनी सॉल्बिलिटी होगी या कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन किसका Cl-1 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है S के बराबर, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है S के बराबर। अब हमने क्या किया इसमें ऐड, हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड किया। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट इसमें ऐड करेंगे, AgNO3 ऐड करेंगे, जो नाइट्रेट्स होते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल साल्ट्स, ये पूरा डिसोशिएट होगा, Ag+1 बनेगा और NO3-1 बनेगा। अब ये सिल्वर नाइट्रेट कितना लिया आपने 0.01 मोलर, क्या ये सारा डिसोशिएट होगा या आधा ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सारा डिसोशिएट होगा, तो Ag प्लस कितना बनेगा 0.01 मोलर के बराबर आएगा। तो अगर आप देखेंगे कि ना कि नेट कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का नेट कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा। पहली बात है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप ऐड कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन है जो कॉमन है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो तो डिक्रीज हो जाएगा, इसकी जो सॉल्बिलिटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। कॉमन आयन आने से इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से जितना सिल्वर पहले बना था सिल्वर नाइट्रेट के डालने से वो जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, अब Ag प्लस का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, Ag+1 का कॉन्सेंट्रेशन। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस विच कम्स फ्रॉम AgCl, वो है Ag का S के बराबर, प्लस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आएगा फ्रॉम AgNO3 वो होगा 0.01, ये बनेगा टोटल कॉन्सेंट्रेशन किसका बेटा, ये बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, जो Ag प्लस होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा S के बराबर प्लस 0.01, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहेगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा S कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत कम होगा, इट विल बी वेरी लेस, जो सॉल्बिलिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, सॉल्बिलिटी इज वेरी मच लेस, होगी वेरी लेस। जो सॉल्बिलिटी होगी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो इसकी सॉल्बिलिटी होगी, जो AgCl से Ag आ रहा है उसका जो S वैल्यू होगा सॉल्बिलिटी वो बहुत कम होगा, इसलिए हम मानेंगे कि जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट वो होगा बराबर 0.01 के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता है 0.01, इसकी सॉल्बिलिटी पता है वो है S के बराबर, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्बिलिटी निकाल देंगे। तो सॉल्बिलिटी कैसे निकालेंगे हम, वो राइट KSP इज इक्वल
KSP किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू, एक तो आएगा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना लेंगे हम 0.01, 0.01 कितना होगा बेटा 10⁻², 10⁻² इनटू कर लेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी S के बराबर, तो S किसके बराबर आएगा KSP डिवाइड बाई 10⁻², KSP का वैल्यू आपको वहीं से दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10⁻², वो आएगा बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा +2 बनेगा 10⁻⁻8, ये आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl किस सोल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। गिवन क्या दिया आपको, N2O2 का रिएक्शन दिया और NO बन रहा है, इसका Kc दिया 5 के बराबर, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO वुड बी। देखो क्या पहला रिएक्शन जो दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, पहला रिएक्शन दिया हाफ ऑफ N2 प्लस आपने लिया हाफ ऑफ O2, दो लिया है, अगर इन दो को लिया और यहाँ पे बन रहा है NO, इसका जो Kc है बराबर 5 के। अब आप इसी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रिएक्शन बनेगा N2 प्लस O2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रिएक्शन को 2O2 कटेगा, अब देखो राइट साइड में क्या होगा, यहाँ पे 2 है नहीं 1 है, 2 इंटू 1 होगा ट्वाइस NO, तो सेकंड रिएक्शन बन गया ना, N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO। अब इसका जो Kc होगा वो Kc किसके बराबर होगा, जो पहले Kc था वो था 5 के बराबर, अब मल्टीप्लाई कितने से किया, 2 से, पावर आएगा 2, इट इज इक्वल टू 25, Kc is equal to 25। The conjugate acid of HCO3-1, जो HCO3-1 होगा इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, HCO3-1 का अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना है, आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है H+, ऐड करना है। अगर आपको इसका कंजुगेट बेस निकालना होता आप उसमें माइनस करते हैं H+, तो ऐड करना है H+, तो वो क्या बनेगा H2CO3, ये आएगा बेटा इसका आंसर H2CO3। Select the correct statement for the reaction at endothermic equilibrium। ठीक, इक्विलिब्रियम है तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट। पहली बात है सोडियम नाइट्रेट बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। ऑन एडिंग सोडियम नाइट्रेट रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आप सोडियम नाइट्रेट ऐड करोगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में तब जाता अगर ये सोडियम नाइट्रेट जो होता, अगर ये होता गैस, ये सॉलिड है, सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो होता है 1 के बराबर, तो अगर आप इसका अमाउंट बढ़ाएंगे कम करेंगे, इसके अमाउंट बढ़ाने या कम करने से ये किसी का भी एक्टिव मास चेंज नहीं कर सकता, ना तो अपना एक्टिव मास चेंज होगा। इसका मतलब ये सॉलिड सब्सटेंसेस बढ़ाने या कम करने से एक्टिव मास चेंज नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऑन एडिंग सोडियम नाइट्रेट रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं जाएगा। ऑन एडिंग सोडियम नाइट्रेट रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं, क्योंकि वो भी सॉलिड है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से सॉलिड है, यहाँ से क्या है सॉलिड और गैस। अब राइट साइड में क्या हो रहा है, गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड में गैस के मोल्स कितने हैं 0, राइट साइड में कितने गैस के मोल्स है हाफ मोल, इसका मतलब जब राइट साइड में जाएगा तो गैस के मोल्स बढ़ेंगे। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं, अगर आप इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां से प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 3 तो ठीक नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल ठीक है, कैसे, ये रिएक्शन जो है ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। अगर ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, अब देखिए डेल्टा एच जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है इसका डेल्टा एच की एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर बढ़ाओ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। In a system AB2 gives this on doubling the concentration of AB2 at equilibrium। AB2 आपने लिया, AB2 सॉलिड है, अगेन वो याद रखेंगे सॉलिड, यहाँ दोनों साइड में गैसेस है। अब देखिए क्या, ऑन डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ AB2 सॉलिड, अगर आप AB2 सॉलिड इक्विलिब्रियम पे ऐड करेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे, व्हाट इज इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहली बात है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बिकम्स डबल नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसका कुछ नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ B बिकम्स डबल, नहीं, ये भी डबल नहीं होगा, ये भी गलत लिखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ A बिकम्स हाफ, वो भी गलत लिखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ B रिमेन सेम, A हो या B हो, दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सेम ही रहेगा। तो अब हमारे ऑप्शन में लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ B रिमेन सेम, करेक्ट आंसर होगा। द कंपाउंड दैट इज नॉट ए लेविस एसिड, इनमें से एक कंपाउंड ऐसा बताओ जो लेविस एसिड नहीं है।
अब जो लेविस एसिड है पहले उन पे आते हैं। देखिए बोरान जो है इसके साथ 3 OH है। बोरान अगर 3 OH होगा तो बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 OH के साथ यूज करेगा तो इसमें टोटल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। जो बोरान होगा उसके वैलेंस शेल में होंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बनेगा एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इसका आंसर नहीं है। बोरान के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स, ये भी बोरान या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। एल्युमिनियम क्लोराइड, आपको याद है जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं बोरान एल्युमिनियम, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लेविस एसिड, ये भी लेविस एसिड है, हमें एक्चुअली मिस द क्वेश्चन, तो याद रखें द कंपाउंड दैट इज नॉट लेविस एसिड, ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये भी लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अल्युमिनियम क्लोराइड में अल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड नहीं होता है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ यूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि NH3 जो होता है वो लेविस एसिड नहीं होता है, इट इज रादर है लेविस बेस। फॉर द रिएक्शन NH4HS, रिएक्शन दिया आपको NH4HS सॉलिड, ये टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, एक तो NH3 बन रहा है, NH3 गैस बन रहा है और बन रहा है H2S गैस, ये एक हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम है, होमोजेनस नहीं है। इस रिएक्शन का आपको Kp वैल्यू दिया है 9 atm स्क्वायर, देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये सॉलिड है, इसका प्रेशर होगा ही नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका प्रेशर P मान लेते हैं, इसका प्रेशर भी कितना मान लेते हैं P। हम इस रिएक्शन का निकाल देंगे Kp देखिए किसके बराबर आएगा, इसका पार्शियल प्रेशर पावर आएगा 1, कोएफिशिएंट 1 है, इनटू इसका पार्शियल प्रेशर पावर आएगा 1, हो गया 1 के बराबर। सॉलिड लेना ही नहीं है तो Kp किसके बराबर आएगा, Kp इज इक्वल टू P स्क्वायर, P इंटू P बनेगा ना P स्क्वायर। अगर Kp हो गया P स्क्वायर के बराबर, Kp की वैल्यू कितनी दी है 9, तो मैं लिखूंगा 9 इज इक्वल टू P स्क्वायर। अगर 9 P स्क्वायर बराबर होगा इसका मतलब P किसके बराबर होगा, P मस्ट बी इक्वल टू 3, तो P का जो वैल्यू आएगा P मस्ट बी इक्वल टू 3, P का वैल्यू है 3 atm। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पार्शियल प्रेशर है NH3 और H2S का, NH3 का भी 3 atm है, H2S का भी 3 atm, देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर कितना होगा, P इक्विलिब्रियम, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, इन दोनों को सम करो, ये होगा 3 atm प्लस 3 atm विच इज इक्वल टू 6 atm, तो 6 atm इज द करेक्ट आंसर, इसका आएगा करेक्ट बेटा 6 atm। In which of the following electrolytes both cation and anion undergoes hydrolysis in aqueous solution, इनमें से कौन सा ऐसा स्पीशी होगा जिसमें कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए आप याद रखेंगे एसिड और बेस का वो आयन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। एसिड और बेस का वो आयन जब एसिड बेस जब आप लेंगे, सॉरी एसिड जब आप लेंगे, एसिड ले रहे हैं आप, या ये क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो वो पार्ट होता है जो एसिड से आता है, दूसरा वो पार्ट जो बेस से आता है। जो एसिड से आने वाला पार्ट होगा अगर वो वीक होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, बेस से आने वाला पार्ट जो होगा अगर वो वीक होगा, वीक बेस होगा, तो वो याद रखना उससे भी क्या होगा, उसका भी हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब साल्ट के जो 2 आयन्स होते हैं अगर वो वीक एसिड और वीक बेस से आते हैं तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, या 2 में से एक जो वीक से आ रहा होगा उसी का हाइड्रोलिसिस होगा। अब आपको चेक करना हाइड्रोलिसिस किसका होगा। देखिए पहले क्या लेते हैं, आपको दिया अमोनियम एस्टेट CH3COONH4, अमोनियम एस्टेट दिया। अगर मैं इस अमोनियम एस्टेट को तोड़ूंगा इसमें दो एक तो एसिड निकलेगा एक तो बेस निकलेगा। एसिड देखिए क्या आएगा, इसका एसिड आएगा CH3COH जो कि एक वीक एसिड होता है, बेस आएगा NH4OH जो कि एक वीक बेस होता है। इसका मतलब इस ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ये वीक कंपोनेंट से आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट भी कहाँ से आ रहा है, वीक से, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। कैटायन इसमें बनेगा अमोनियम कैटायन, एनायन बनेगा एस्टेट आयन, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये आ रहा है वीक बेस से, ये आ रहा है वीक एसिड से, दोनों आ रहे हैं वीक से, तो इससे दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। अब देखिए NaCl का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगा फिर, NaCl का Na आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, आता है HCl से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी इसमें वीक से नहीं आ रहा है, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। NH4Cl ले लो आप, NH4 क्या बनेगा, वीक बेस NH4OH और HCl, इसमें स्ट्रॉन्ग आएगा, दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। KCl ले लो आप, K आएगा KOH, CN आएगा HCN, KH होता है स्ट्रॉन्ग बेस, HCN होता है वीक एसिड, दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका मतलब इसमें आएगा अमोनियम एस्टेट आंसर।
फॉर विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज इक्वल टू Kc। Kp Kc के बराबर कब होगा? अगर Kp इज इक्वल टू Kc, इसका रिलेशनशिप याद है आपको, इनटू RT, पावर कितना आएगा? पावर आएगा डेल्टा Ng। अगर डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होगा तभी Kp किसके बराबर होगा? Kc के बराबर। या टेम्परेचर होगा 12 केल्विन तब भी Kp होता है Kc के बराबर। तो अब देखिए इनमें से डेल्टा Ng किसका 0 है? पहली वाली रिएक्शन का ही चेक करिए आप, पहली वाली रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है नहीं है? इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका डेल्टा Ng होगा 1, तो डेल्टा Ng 1 है, Kp Kc के बराबर नहीं होगा। दूसरी वाली रिएक्शन में देखिए आप, गैसेस गैसेस गैसेस, इसका ट्वाइस HCl है, यहाँ पे एक है, एक हाइड्रोजन है, एक H2 है और एक Cl2 है। इसका मतलब जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसका जो डेल्टा Ng होगा, दूसरी वाली रिएक्शन का जो डेल्टा Ng है वो 0 होगा। अगर डेल्टा Ng इसका 0 होगा, डेल्टा Ng का वैल्यू 0 हो गया, RT रेज़ पावर 0 इज 1, Kp इज इक्वल टू Kc। If Keq is equal to 1 for a reaction, then value of delta G naught will be, value of delta G naught कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा G naught होता है, इट इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT, उसके बाद लिखते हैं log of Keq, ये आपका इक्वेशन। अब आपको लिखा है कि जो Keq का वैल्यू है, Keq का वैल्यू हो गया 1, वो हो गया log 1, log 1 कितना हो गया? 0। तो अगर log 1 हो गया 0 के बराबर, ये सारा इक्वेशन 0 बनेगा। जो डेल्टा G naught का वैल्यू होगा, डेल्टा G naught वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द इक्विलिब्रियम, ये आपको रिएक्शन दिया इक्विलिब्रियम पे, प्लस 3D इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मोल्स ऑफ A2 एंड B2, दोनों के इक्वल मोल्स दिए, A2 और B2 के इक्वल मोल्स, इन एन इवैक्यूएटेड वेसल व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, देन इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन क्या होगा? देखिए कैसे कर लेंगे हम इस क्वेश्चन। इसने क्या रिएक्शन आपको दिया है? 3 टाइम्स A2, वो दिया है गैशियस, प्लस क्या दिया है? B2 दिया और वो भी दिया आपको गैशियस। अब यहाँ से क्या बन रहा है वो देखिए आप, 5 टाइम्स C, 5 टाइम्स C वो भी गैशियस, और इसके अलावा क्या है? 3 टाइम्स D और वो भी क्या है? वो भी है गैशियस। इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मोल्स ऑफ A2 एंड B2। आपने दोनों के इक्वल मोल्स लिए हैं, A2 के भी इक्वल मोल, जितने मोल लिए हैं, A2 के आपने जितने मोल है, B2 के भी आपने उतने मोल लिए। तो हम कितने मोल्स ले लेंगे? कितने से? लेट्स एज्यूम कि हम लेते हैं 6 मोल, मैं इसके लूँगा 6 मोल, इसके भी कितने लूँगा मैं? 6 मोल। टाइम T रख देंगे 0, टाइम T 0 पे लिए 6 मोल, ये होगा 0, ये भी कितना होगा? 0। जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? अब देखो मैंने 6 मोल भी क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ से 3 काटने हैं, मैं 50% काट दूंगा। अब देखिए इसके 6 मोल में से कितना खत्म होगा? 6 मोल में से खत्म कर रहे हैं हम कितना? 6 मोल से देन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, देन अगर 6 मोल में से 3 मोल गए तो ये कितना गया? 6 मोल में से गए 3 मोल। अब इसके 6 मोल में से कितना जाएगा? इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके 6 मोल में से जाएगा 1 मोल। ठीक है बेटा, तो ये कितना बनेगा? देखो ये सिंपल सी बात है, अगर ये 1 मोल गया, क्या ये 1 मोल बनेगा? 5 मोल बनेगा, ये बनेगा 5 मोल। अगर ये 5 मोल बन गया, अब देखिए ये कितना बनेगा? ये बनेगा 3 मोल, ये बनेगा 3 मोल। अब आपने क्या किया? इन सबका जो वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम तो सेम होगा। अब आपको क्या पूछा गया? कॉन्सेंट्रेशन। इवैक्यूएटेड वेसल भी है, आपको बताना है, बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। पहली बात मुझे ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर हम ले लेंगे ये वाला 6 - 3, 6 - 3 कितना होता है? 6 - 3 होता है 2 मोल, तो ये हो गया 2, 6 - 3 हो गया 3 मोल, 3 मोल। 6 - 1 कितना हो गया? 5 मोल। अब आपको ऑप्शंस में क्या लिखा है? ए भी लिखा है, सी डी भी लिखा है, तो ये 5 मोल ही और वो 3 मोल ही है। अब देखिए इक्विलिब्रियम के क्या होगा? जो A2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 एट इक्विलिब्रियम, इसके मोल्स कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसके मोल ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। A2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम होगा देन किसके? देन B2 कॉन्सेंट्रेशन। A2 का कॉन्सेंट्रेशन कम निकलेगा देन B2 एट इक्विलिब्रियम। और यहाँ से देखो आप कि जो C का कॉन्सेंट्रेशन होगा एट इक्विलिब्रियम, C कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा होगा देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी है आपको ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? A2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा लेस देन B2 कॉन्सेंट्रेशन, ये तो ठीक लिखा है। दूसरा वाला चाहिए, C का कॉन्सेंट्रेशन होगा लेस देन D, C का कॉन्सेंट्रेशन होगा ग्रेटर देन D, ये आंसर नहीं है। तीसरा COD आपस में बराबर नहीं है। A2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा ग्रेटर देन B2, वो भी नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला ही ऑप्शन। देखिए अब क्या लिखा है? द फैक्टर विच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फंडा क्लियर है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर, ओनली अ टेम्परेचर, बाकी कुछ भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ओनली टेम्परेचर। The dissociation constant of an acid HA is 10⁻⁻⁵. The dissociation constant of its conjugate base will be.
कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में आप याद रखेंगे। अब कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस क्या होता है, आपको एसिड दिया HA, आपने लिया HA, इस एसिड को आप डिसोशिएट कर रहे हैं, एक तो H प्लस बनेगा और क्या बनेगा उसके अलावा A-1। अब ये वाला सब्सटेंस जो है ये H प्लस दे रहा है, इसको एसिड बोलेंगे हम, और ये इसी एसिड का क्या बनेगा, ये बनेगा इसका कंजुगेट बेस। अब देखिए क्या है, अब ये एसिड एसिड है और ये है इसका कंजुगेट बेस। एसिड ये वाले दो जो होंगे, ये वाले दो, इनको बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। ये वाले जो दो होते हैं बेटा, वी कॉल देम कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स इनको कहते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए आप याद रखेंगे Ka इंटू Kb जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 के बराबर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स जो होता है उनका K और Kb का वैल्यू जो होता है उनको मल्टीप्लाई करो आप, दैट्स इक्वल टू 10⁻⁻14, लेकिन कब, जब टेम्परेचर होगा 25 के बराबर। अब देखिए इन दो में से आपको क्या दिया है, आपको दिया है ये वाला वैल्यू दिया आपको, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, जो K का वैल्यू दिया वो आपको दिया है कितना, 10⁻⁻5। अगर ये 10⁻⁻5 होगा तब जो इसकी कंजुगेट बेस है इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kb, वो Kb किसके बराबर आना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻9। 10⁻⁵ और 10⁻⁹ कितना बनेगा, 10⁻⁻14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 10⁻⁹। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर pH ऑफ प्योर वाटर इज, टेम्परेचर बढ़ाने से pH ऑफ प्योर वाटर क्या होगा, तो याद रखेंगे सिंपल, जो pH प्लस POH होता है, pH प्लस POH, अगर हम टेम्परेचर लेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर वाटर इज, आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, वाटर का pH प्लस POH निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 40। इसका मतलब हुआ कि जो pH की वैल्यू होगी, pH की वैल्यू होनी चाहिए 7, और जो POH का वैल्यू होना चाहिए वो भी होना चाहिए किसके बराबर, 7 के बराबर। ये 7 के बराबर, ये 7 के बराबर, तब कितना आएगा, ये 14 के बराबर। वाटर का pH नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 होता है, तो pH अगर 7 है, POH भी 7, दोनों का सम 14। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, लेट्स से एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे हम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, pH प्लस POH जो होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो हो जाएगा 12 के बराबर। अगर 12 के बराबर होगा, जो pH होगा दैट इज इक्वल टू 7, और जो POH होगा वो भी किसके बराबर आएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, वाटर का जो pOH वैल्यू होगा, pH वैल्यू क्या वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेट करो बेटा, pH जो होगा, pH वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 6 नॉट 7, क्योंकि अभी ये 12 के बराबर है, ये 6 के बराबर होगा और ये भी 6 के बराबर होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, वाटर का जो pH होगा वो तो कम हो गया, POH भी कम हो गया, और वाटर का जो pH हो गया वो भी कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का pH भी डिक्रीज होता है, वाटर का pH भी डिक्रीज होता है, वाटर का pH भी डिक्रीज होगा, तो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, चाहे pH का पूछा हो या POH का पूछा हो, तो डिक्रीज सेकंड ऑप्शन आएगा। द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन आपको दिया है, आपको बोलना है कि इसका जो यील्ड होगा वो सबसे हाईएस्ट कब होगा। तो हाईएस्ट देखिए अब कब होगा, पहली बात है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर होगा, या तो पहला ऑप्शन या तो दूसरा ऑप्शन। अब देखिए दूसरा वाला कंडीशन, ये गैशियस है, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है। अब लेफ्ट साइड में देखिए गैसेस के कितने मोल्स है, 2 + 1 3, तो लेफ्ट साइड में जो गैस के मोल्स है वो है 3 के बराबर। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे 3 मोल है, अगर आप राइट साइड में देखेंगे गैस के मोल्स है वो है 4। तो आपको क्या करना, आपको यील्ड ज़्यादा चाहिए, यील्ड मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा, एक तो हाई टेम्परेचर पे, दूसरी बात जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट अगर होगा रिएक्शन में, फॉरवर्ड शिफ्ट, तो गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं, अगर गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाना चाहें जहाँ से गैसेस के मोल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। अगर आप इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम करने की वजह से जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ से प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, जहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका कंडीशन आएगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आएगा इसका आंसर। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होगा, सेकंड पार्ट इज द करेक्ट। The pH of 0.1 molar aqueous NaA, सोडियम और A दिया, सोल्यूशन इज K of HA is। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए क्या आपको दिया Na और आपको दिया उसके अलावा A, ठीक है, Na, और आपको एक एसिड दिया HA, आपको एक एसिड दिया, आपको ये वाला दिया, इसका आपको निकालना है, बेटा pH कितना आएगा। पहली बात है ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये जो साल्ट होगा इसमें दो सबस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, एक तो ये बना होगा NaOH से, और दूसरा इसमें होगा एसिड होगा इसमें HA।
तो ये साल्ट जो होगा ये दो कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो इसका जो पीएच निकालेंगे आप, वो निकालेंगे आप साल्ट हाइड्रोलिस से। इसका पीएच जो होगा वो किससे आएगा बेटा, साल्ट हाइड्रोलिस से। और साल्ट हाइड्रोलिस में इसका जो पीएच होगा, क्या वो पीएच लेस देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7? इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो पीएच होगा, पीएच मस्ट बी ग्रेटर देन 7। तो पहले चेक करो पीएच 7 से ज़्यादा कौन है, 3 पीएच है 7 से ज़्यादा, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो पीएच किसके बराबर होगा, पीएच होता है बराबर, इट इज़ इक्वल टू, एक तो आएगा 7 प्लस 1/2 ऑफ पी के प्लस लॉग सी, पी के प्लस लॉग सी। तो कितना आएगा, पीएच इज इक्वल टू 7 तो लिखेंगे ही, प्लस 1/2 ऑफ पी के, सीधे लिखेंगे 1/2 ऑफ पी के प्लस करेंगे 1/2 ऑफ लॉग सी, 1/2 ऑफ लॉग सी। तो पीएच कितना आएगा, पीएच वुड बी इक्वल टू 7 प्लस 1/2 ऑफ पी के की वैल्यू कितनी दी होगी, 1/2 ऑफ, आपको पता है पी के किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ के का वैल्यू आपको दिया है, इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 रेज़ पावर -4, 10 रेज़ पावर -4 प्लस कितना आएगा लॉग 1/2 ऑफ लॉग ऑफ सी का वैल्यू कितना दिया, कॉन्सेंट्रेशन 0.01, 0.01 कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, 10 टू द पावर -2। करिए सॉल्व इसको, पीएच वुड बी इक्वल टू 7 प्लस 1/2 ऑफ इनटू, ये बनेगा log m रेज़ पावर n, ये -4 नीचे आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, +4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, ये -2 नीचे आएगा, -2 2 और 2 कटेगा, ये आएगा बेटा -1 के बराबर, ये आएगा यहाँ पे -1, इसको माइनस साइन आएगा यहाँ पे -1। और देखिए पीएच कितना आएगा, पीएच वुड बी इक्वल टू 7 प्लस 2 1 एंड 2 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -1, 2 -1 जो होगा पीएच वुड बी 8। तो पीएच आएगा इसका, वो आएगा 8 के बराबर। तो पीएच की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 8। विच आर द फॉलोइंग साल्ट्स विल गिव लोवेस्ट पीएच इन वाटर, इनमें से कौन सा साल्ट देगा लोवेस्ट पीएच इन वाटर, चेक कर लेते हैं। पहले हम लेंगे NaCl। NaCl किन दो एसिड से बना होगा, एक तो किन एसिड बेस से बना होगा, एक तो NaCl होगा और उसके अलावा होगा HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच होगा दैट वांट्स टू बी इक्वल टू 7। दूसरा देखिए KCN, पोटेशियम साइनाइड, KCN में क्या होगा, एक तो पोटेशियम दिया के, अगर K दिया तो ये बनेगा KOH, और उसके अलावा क्या दिया होगा, HCN दिया होगा, HCN बनेगा ये एसिड। तो इसमें देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो पीएच होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 7, पीएच आएगा ग्रेटर देन 7। तीसरा वाला देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 क्या होगा, एक तो बनेगा ये NaOH से और उसके अलावा बनेगा H2CO3 से, H2CO3 से। तो पीएच कितना आएगा, इनमें से स्ट्रॉन्ग देखिए कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच आएगा ग्रेटर देन 7। उसके अलावा लीजिए NH4Cl में क्या होगा, एक तो होगा NaOH, इस बेस से बना होगा, और एसिड क्या होगा, एसिड होगा HCl। HCl क्या है, NH4OH मीन्स बेटा NH4OH आएगा यहाँ पे, NH4OH और आएगा HCl। अगर HCl आ गया तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो पीएच होगा, पीएच वुड बी लेस देन 7। तो ये वाला एक साल्ट ऐसा होगा जिसका पीएच होगा लेस देन 7, और लेस देन 7 होगा, आपको बना है लोवेस्ट पीएच इन वाटर, तो लोवेस्ट पीएच इन वाटर होगा अमोनियम क्लोराइड का। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करना है इंक्रीज एट हाई प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। आइस को आप मेल्ट करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो होगा वो बढ़ेगी नहीं, वो तो कम हो जाएगी। अगर आप आइस को मेल्ट कर रहे हैं और आप उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसकी जो मेल्टिंग की रेट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, पहला जो स्टेटमेंट दिया वो गलत दिया। दूसरा स्टेटमेंट, डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन वाटर, नहीं, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये तो बिल्कुल कॉमन सा स्टेटमेंट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। द रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ 500 ml फ्लास्क। ये रिएक्शन दिया आपको, इसको 500 ml फ्लास्क में किया हमने। इफ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या है, 2 मोल ऑफ ए है, 1 मोल ऑफ बी है, 1 मोल ऑफ सी है, आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम, देन Kc ऑफ द रिएक्शन इज, सीधे Kc एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो Kc किसके बराबर आएगा, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C के कितने मोल्स है बेटा, 1 मोल, 1 मोल हो गया, 1 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया हमें, वॉल्यूम दिया कितने ml दिया, 500 ml, 500 ml मीन 0.5 लीटर, 1 डिवाइड बाई 0.5, उसका कोएफिशिएंट 1 है, पावर आएगा, डिवाइड क्या कर लेंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ए के कितने मोल्स है बेटा, 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ ए डिवाइड कर लेंगे 0.5, इसका कोएफिशिएंट कितना है, वो आएगा 1, हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी के कितने मोल्स दिए, 1 मोल ऑफ बी डिवाइड बाई 0.5, हो गया कॉन्सेंट्रेशन, पावर आएगा 2। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा,
वो आएगा बेटा 1/8 के बराबर। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1/8, 1/8 इज इक्वल टू 0.125। तो ये आएगा इसका आंसर, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट सी आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग साल्ट्स इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा साल्ट है जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। आपको किन के वैल्यूज दिए हैं, KSP के वैल्यूज। जिसका KSP वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल, KSP वैल्यू कम सॉल्युबिलिटी कम। तो इनमें KSP वैल्यू किसका सबसे ज्यादा दिया है, इसका तो बहुत कम दिया है, इसका भी बहुत कम दिया है, इन दो के लगभग 10⁻⁹ दोनों के दिया, लेकिन इसका दिया 4.7, इसका दिया 1.3। 4.7 ज्यादा है 1.3 से, थर्ड पार्ट आएगा इसका आंसर। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए बफर, इनमें से कौन सा पेयर होगा जो क्या बनाएगा, बफर। अब बफर बनाने के लिए क्या कंडीशन है, देखते हैं बफर किससे बनेगा। अगर आपको एसिडिक बफर चाहिए, एसिडिक बफर होता है कि एसिडिक बफर किसको बोलता है, एक तो वीक एसिड लेना है प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का साल्ट लेना आपको, साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो बनेगा एसिडिक बफर। ठीक है, अब पहले चेक कर लेते हैं एसिडिक बफर। अगर आपको बेसिक बफर चाहिए, बेसिक बफर के लिए क्या कंडीशन होता है, एक तो आपको लेना है वीक बेस और उसी का साल्ट लेना है, साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी का साल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड से। अब देखिए पहले एक कंडीशन क्या है, KOH ये दिया, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, नहीं स्ट्रॉन्ग दिखेगा नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड नहीं चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, सीधे बेस है। अब देखिए ये क्या है, HCN, ये है वीक एसिड, इसी वीक एसिड का साल्ट आप NaOH कैसे बनाओ, बनेगा NaCN। तो ये है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, तो ये वाला जो सिस्टम होगा ये बनाएगा कौन सा, एसिडिक बफर। साल्ट ऑफ वीक एसिड, एक तो वीक एसिड है और उसी का साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, वो बनाएगा एसिडिक बफर। A process will be non-spontaneous at temperature, एक प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस किसी भी टेम्परेचर पे, व्हेन नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन है कि डेल्टा H नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा H मस्ट बी पॉजिटिव, और उसका डेल्टा S अगर नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही है, तब जो रिएक्शन होगा वो ऑलवेज क्या रहेगी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। अगर उसका डेल्टा H पॉजिटिव होगा और डेल्टा S क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव। पहली बात है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही इंटेंसिव होगी क्योंकि स्पेसिफिक है। अब एंथैल्पी जो होती है एक्सटेंसिव होती है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होता है, इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, आप कैसे पहचानोगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है नहीं है। पहली बात याद रखें ना, सारे मोलर क्वांटिटीज जो होते हैं वो इंटेंसिव होते हैं, सारे स्पेसिफिक वाले क्वांटिटी, स्पेसिफिक मीन्स पर ग्राम दिया आपको या पर केजी भी अगर समटाइम्स दिया होगा, वो ऑलवेज होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना आएगा। अब रिएक्शन क्या दिया है, रिएक्शन देख लेते हैं हम। AbO2 आपको दिया, AbO2 इन गैसियस स्टेट, दे रहा AB इन गैसियस स्टेट, और उसके अलावा मिल रहा है बेटा O2 इन गैसियस स्टेट। इसका आपको डेल्टा RH निकालना होगा। तो एंथैल्पी इन गैसियस स्टेट किसके बराबर आएगा, मैं लिखूंगा डेल्टा RH। डेल्टा RH किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ याद रखना बेटा, समेशन ऑफ डेल्टा FH, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका बेटा, प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स उसका समेशन, माइनस करना है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपको उसको माइनस करना है और आपका आंसर आएगा। किसी भी रिएक्शन की निकालनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैं लिखूंगा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH किसके बराबर आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें जो O2 है वो एलिमेंटल स्टेट में है, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा 0। तो AB का देखते हैं, AB का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा। पहली बात है इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखिए आप, AB का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है। AB का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया -286, मैं लिखूंगा -286। उसके बाद माइनस साइन आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज AbO2, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बेटा -188, -188 दिया उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेल्टा RH आएगा -286, माइनस माइनस होता है +188। इन दोनों को आप डिफरेंशिएट करो, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्शन से देखो कितना आएगा, वो आएगा लगभग 86, 88, 98 आएगा बेटा इसका आंसर। तो 98 प्लस आएगा, लेकिन प्लस और माइनस 98 किलो जूल पर मोल। तो ये आएगा इसका आंसर, -98 आएगा। आपको सिर्फ सम करना है तो -98। सिर्फ याद रखेंगे कि इसमें O2 नहीं लेना है क्योंकि O2 किस स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में। एलिमेंटल स्टेट में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है दैट्स इक्वल टू 0। At what temperature the reaction A plus B gives 2C?
विल बी एट इक्विलिब्रियम, आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। अब किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस जो होगा ये इक्विलिब्रियम में होगा, आपको डेल्टा एच भी दिया, डेल्टा जी भी दिया, तो हम निकालेंगे डेल्टा जी का। डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हो गया इक्वेशन। हमें दिया है कि इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा। इट्स इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्या आएगा, टी डेल्टा एस। तो अब बताइए टी डेल्टा एस कितना आएगा, टी डेल्टा एस यहाँ प्लस बनेगा, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, वो जो टी की वैल्यू होगी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस। तो डेल्टा एच का वैल्यू देखिए आप, टी इज इक्वल डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया बेटा, डेल्टा एच का वैल्यू दिया -60 किलो जूल, -60 किलो जूल दिया डेल्टा एच का वैल्यू, डिवाइड बाई डेल्टा एच का वैल्यू क्या दिया, -200 जूल दिया वैल्यू। ऊपर किलो जूल है, नीचे जूल है, नहीं चलेगा, तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू -60 किलो के बदले लिखेंगे 1000 और आएगा जूल, डिवाइड बाई कितना है -2 इंटू 10⁻²2 जूल, क्योंकि 200 होता है 2 इंटू 10⁻²2। टेम्परेचर कितना आएगा, माइनस माइनस कटेगा, वो आएगा ऊपर 30 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा और आएगा 10, टेम्परेचर आएगा 10, यहाँ पे अब यूनिट बचेगा वो आएगा केल्विन। याद रखना मैंने इसमें काट दिया बेटा ये वाला वैल्यू, तो ये टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो केल्विन में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो किलो जूल के बदले आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, कि इसको ध्यान में रखें कि वैल्यू को सिर्फ डिवाइड ना करें, यूनिट्स का थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है ना बेटा। तो यह है जूल पर केल्विन एक्चुअल में, यहाँ पे अगर पर केल्विन है ऊपर आएगा तो ये केल्विन बनेगा, ठीक है। तो ये आएगा 30 इंटू, तो ये आएगा आंसर इसका बेटा कितना, 300 केल्विन। अब आपको टेम्परेचर दिया, जो दिया है वो दिया है सेंटीग्रेड में, 300 केल्विन होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आएगा इसका आंसर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी जब आप क्या करेंगे 0.1 मोलर, तो क्या ले रहे हैं हम, HCl ले रहे हैं, HCl प्लस NaOH। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो यहाँ से बनेगा वाटर, सॉल्ट नहीं चाहिए, तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर हम इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, देखिए HCl की मोलैरिटी कितनी दी है 0.1 मोलर, इसकी मोलैरिटी कितनी दी है 0.2 मोलर, उसके अलावा क्या दिया, इनका वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम कितना दिया 100 ml दिया इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम दिया 50 ml 50 ml। तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ, मैं निकालूंगा बेटा इसमें से नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस, तो मोल ऑफ H प्लस कितने आएंगे, अगर हम निकालेंगे मोल ऑफ H प्लस मोल ऑफ H प्लस, मोल ऑफ H प्लस किसके बराबर आएगा, या अभी हम निकालते हैं बेटा मिली मोल ऑफ H प्लस निकालूंगा मैं, लेकिन मिली मोल, क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है तो मिलीमोल ही निकालूंगा मैं। मिलीमोल कितना आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इन दो को मल्टीप्लाई करो दैट इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं निकालूंगा OH माइनस के कितने मिलीमोल आएंगे, मिलीमोल, तो वो कितना आएगा OH माइनस के मिलीमोल, इन दो को मल्टीप्लाई करो वो भी आंसर आएगा 10। अगर ये भी 10 मिलीमोल है, ये भी 10 मिलीमोल है, जितना इसका क्वोशंट तो वाटर कितना बनेगा, वाटर भी बनेगा कितना बेटा 10 मिलीमोल, तो 10 मिलीमोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन H प्लस OH माइनस जब कंबाइन होते हैं H प्लस और OH माइनस वाटर बनता है, उसका जो डेल्टा H होगा दैट इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब हुआ अगर वाटर का 1 मोल बन जाता है तब कितनी एनर्जी निकलती 57.1। अब वाटर का 1 मोल तो नहीं बन रहा है, वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं 10 इंटू 10⁻³ मोल, तो वाटर के इतने मोल्स बन रहे हैं। अब इतने मोल्स अगर वाटर के बने तब एनर्जी कितनी निकलेगी, अगर वाटर के इतने मोल्स बन गए तो एनर्जी कितनी निकलेगी, अब एनर्जी कितनी निकलेगी वो देख लेंगे आप। तो 1 मोल से कितनी एनर्जी निकलती, 1 मोल से एनर्जी निकलती 57 पॉइंट कितना आता 1 किलो जूल पर मोल, तो इतनी एनर्जी निकलती फ्रॉम 1 मोल। हमें कितने से निकालना है, हमें निकालना है 10⁻², इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻² मोल, तो 10⁻² मोल से कितने आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 10⁻² 0.571 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज्ड, तो ये बनेगा 0.571। द हीट इवॉल्व्ड बाय द कंबशन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इज कितनी होगी, डेल्टा सी ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल। देखिए इतना सिंपल है, अगर मीथेन लेंगे आप, मीथेन उसका ले लेंगे आप बेटा 1 मोल, 1 मोल कितने ग्राम्स होते हैं 16 ग्राम, तो 16 ग्राम से कितनी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज इज -x किलो जूल एनर्जी निकलती है 16 ग्राम से। 1 ग्राम से कितनी एनर्जी निकलेगी,
माइनस एक्स डिवाइड बाई 16 किलो जूल, इतनी एनर्जी निकलेगी। तो अब बताओ 1.6 ग्राम से कितनी एनर्जी निकलेगी, माइनस एक्स डिवाइड बाई 16 इंटू कितना आएगा 1.6 किलो जूल। तो 1.6 वो आएगा बेटा माइनस एक्स डिवाइड बाई 10 किलो जूल, माइनस एक्स डिवाइड बाई 10 किलो जूल। लेकिन साइन होना चाहे माइनस, तो साइन होना चाहे था माइनस, हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा माइनस एक्स जो होगा माइनस एक्स बाई 10, तो ये लग रहा है लेकिन माइनस साइन होना चाहिए था यहाँ पे बेटा, क्योंकि एनर्जी तो निकलेगी ना, साइन शुड बी माइनस। इनमें से किसी में नहीं दिया तो ये वाला थर्ड ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट। The enthalpy of solution of barium chloride and barium chloride dihydrate respectively are minus x and minus y. The enthalpy change in kilojoule for the hydration of BaCl2 is. आपने दो सबस्टेंसेस लिए, एक तो आपने लिया बेटा बैरियम क्लोराइड सॉलिड, उसको आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपको दिया हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया तो हम दोनों के इक्वेशंस लिख लेंगे। तो बैरियम क्लोराइड आपको दिया है BaCl2 लेकिन सॉलिड दिया है, जब ये पानी में जाएगा तो ये क्या बनेगा BaCl एक्वस बनेगा। अगर एक्वस बनेगा इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया आपको डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है माइनस एक्स के बराबर। उसके अलावा आपको बैरियम क्लोराइड दिया है BaCl2 लेकिन ट्वाइस वाटर, वो भी दिया है सॉलिड फॉर्म, इसको पानी में डालो तो क्या बनेगा BaCl2 एक्वस बनेगा प्लस बनेगा ट्वाइस H2O। इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच दिया है वो कितना दिया, दैट्स इक्वल टू माइनस वाई। अब आपको क्या निकलता है एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल्स फॉर द हाइड्रेशन ऑफ BaCl2। अगर BaCl2 का हाइड्रेशन होता, तब हमें इस वाले पार्ट को लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले पार्ट को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो पहला वाला इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, पहला इक्वेशन ऐसे लिख दो BaCl2 सॉलिड, वो कन्वर्ट हो जाएगा BaCl2 एक्वस में, BaCl2 एक्वस, और इसका जो डेल्टा एच होगा दैट्स इक्वल टू माइनस एक्स, रहने दो माइनस एक्स। दूसरी वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दो, तो बैरियम क्लोराइड आएगा BaCl2 प्लस करना है ट्वाइस H2O फॉर द हाइड्रेशन ऑफ BaCl2। देन एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल फॉर द हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 सॉलिड इज। तो अगर इसका हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, आ जाएगा बेटा आंसर। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा BaCl2, उसके साथ आएगा ट्वाइस वाटर। अब आपने इसको क्या किया, इस वाली प्रोसेस को आपने क्या किया, उल्टा किया, रिवर्स किया। अगर रिवर्स आपने किया इसको तो इसका जो डेल्टा एच होगा उसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी कितना है माइनस वाई, इट विल बिकम प्लस वाई, तो जो इसका डेल्टा एच होगा डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू प्लस वाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये BaCl2 जस्ट वेट बेटा, BaCl2 एक्वस आएगा यहाँ पे, BaCl2 एक्वस जो होगा BaCl2 एक्वस और BaCl2 एक्वस कटेगा तो बचेगा क्या लेफ्ट साइड में BaCl2 सॉलिड प्लस और क्या बचेगा ट्वाइस H2O, तो बनाएगा क्या BaCl2 ट्वाइस वाटर बनेगा। तो ये इसका होगा हाइड्रेशन। तो इसका हाइड्रेशन जब हो जाएगा, हाइड्रेशन होना चाहिए, तो जब हाइड्रेशन हो जाएगा तो इसका डेल्टा एच कितना होगा, इन दोनों का सम, तो जो इसका डेल्टा एच आएगा इन दोनों का सम होगा बेटा y माइनस एक्स, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो y माइनस एक्स इज द करेक्ट आंसर। द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, कितनी एंट्रोपी चेंज होगी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, बिल्कुल आंसर है, तो कितनी एंट्रोपी चेंज होगी। एंट्रोपी में अगर चेंज निकालना है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln ऑफ T2 by T1 प्लस NR ln ऑफ V2 by V1। ये फॉर्मूला है जो आप एंट्रोपी चेंज के लिए निकालोगे, याद रखना है इस फॉर्मूला को, मग ऑफ दिस फॉर्मूला, ये काम आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, NCV ln ऑफ T2 by T1 प्लस NR ln ऑफ V2 by V1। अब रिएक्शन में लिखा है कि एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, अगर आइसोथर्मली होगा T1 और T2 क्या होंगे बराबर, तो ये सारा वैल्यू कटेगा। तो अगर ये वैल्यू कटेगा T1 T2 बराबर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कटेगा, डेल्टा एस किसके बराबर आएगा NR ln ऑफ V2 डिवाइड बाई V1। देखो कितना सिंपलीफाई हो गया क्वेश्चन। तो डेल्टा एस निकालेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 1 मोल दिया, 1 मोल इनटू आर की वैल्यू हमें नहीं लिखी है, जूल पर केल्विन में आंसर दिया है, तो 25/3 आएगा, 25/3 लेंगे आर का वैल्यू, लॉन का वैल्यू नहीं लॉग लेंगे हम यहाँ पे 2.303 लॉग ऑफ V2 का वैल्यू देखिए, V2 का वैल्यू कितना दिया 10, V2 का वैल्यू दिया 10 डिवाइड बाई 1, लॉग 10 हो गया 1, तो 25 इंटू दिस वैल्यू, 25 इंटू 2.303 डिवाइड बाई 3, तो 25 इंटू 2 होगा लगभग 50 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आएगा लगभग
1920 के बराबर, तो इसका आंसर आएगा 19.15 के बराबर। 19.15 वुड बी द करेक्ट आंसर किलो जूल। ये आएगा बेटा इसका आंसर 19.15। इसमें दो स्टेटमेंट आपको दिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। पहला स्टेटमेंट लिखा है वर्क बिकम स्टेट फंक्शन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क जो होता है स्टेट फंक्शन होता है। और दूसरा लिखा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस रिजल्ट्स इनटू कूलिंग। तो देखिए पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है। पहला स्टेटमेंट हमें ये दिया हुआ है कि अगर वर्क जो होगा वो स्टेट फंक्शन बनता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। चलिए ट्राई कर लेते हैं। डेल्टा यू आपको याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो जो डेल्टा U होगा वो किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर। कौन सा वर्क, एडियाबैटिक वर्क। तो एडियाबैटिक वर्क जो होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबैटिक वर्क जो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। इंटरनल एनर्जी से स्टेट फंक्शन, बिल्कुल सही है। जो एडियाबैटिक वर्क होता है, वर्क बिकम्स अ स्टेट फंक्शन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होगा वो स्टेट फंक्शन बन जाता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस रिजल्ट्स इनटू कूलिंग। जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, कूलिंग। तो हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में नहीं होगा, बट एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करेगा इट इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा। तो सिस्टम की जो एनर्जी वो डिक्रीज होगी एंड कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड। तो इसका मतलब होगा कूलिंग तो हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट जो है बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। देखिए क्या लिखा है, एट T डिग्री सेंटीग्रेड द डिस्टिल्ड वाटर हैज OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। द वैल्यू ऑफ Kw एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज। देखिए बेटा क्या, ध्यान से समझ लेना वाटर के बारे में। अगर आप वाटर लेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होगा तो क्या क्या बनेगा, H+ बनेगा और क्या बनेगा इसमें OH-। वाटर से जितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन आता है उतना ही OH- का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, कितना दिया, 5 × 10⁻⁷। इसका मतलब हुआ कि जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी कितना होगा, 5 × 10⁻⁷। अब आपको Kw निकालना है। Kw का मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। एट एनी टेम्परेचर दिस इक्वेशन इज वैलिड। तो Kw किसके बराबर आएगा, 5 × 10⁻⁻, कितना लिखा बेटा, -7 इंटू 5 × 10⁻⁷। तो कितना आएगा दोनों को सॉल्व करके, वो आएगा 25 × 10⁻⁻14। तो वो आएगा 2.5 × 10⁻⁻13। दिस इज द करेक्ट आंसर, 2.5 × 10⁻⁻13। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट मेजरली। उससे क्या निकालते हैं, डेल्टा एस डब्ल्यू और डेल्टा जी एंड डेल्टा यू। आंसर है डेल्टा यू। हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते हैं हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो वो निकलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो निकलेगा दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसको हम लिखते हैं QV। तो ये निकलेगा इससे डायरेक्टली। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा रिएक्शन दिखाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ याद रखनी है कि कोई भी कंपाउंड बनना चाहे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और वो होने चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट्स में। तो देखिए क्या, पहला लिखा है N2 और O2, बन रहा है ट्वाइस NO2। एंथैल्पी ऑफ ट्वाइस N2 और यही बन रहा है। देखो N है नाइट्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ट्वाइस NO2 तो बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, आपको बनाना है 1 मोल। 1 मोल ही बनना चाहिए कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे बन रहे हैं 2 मोल। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कार्बन डायमंड लिखा है, डायमंड इसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होता, ग्रेफाइट होता है, नहीं लिख सकते। ट्वाइस बोरॉन सॉलिड 3/2 O2 बन रहा है B2O3, ठीक है, लेकिन ये वाला भी नहीं आ सकता। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्यों आएगा, बोरॉन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन लिया, O2 इन गैसियस स्टेट, B2O3 बन रहा है और कितना बन रहा है 1 मोल। फोर्थ वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, कंपाउंड लिखा है। कंपाउंड से नहीं बनाना है कंपाउंड को, एलिमेंट्स से बनाना है कंपाउंड्स को, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। The work done by 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in a reversible isothermal expansion for 1 liter to from 1 liter to 2 liter is। तो कितना वर्क हो जाएगा, वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, -2.303 nRT log ऑफ। अब एक्सपेंशन में क्या दिया, वॉल्यूम दिया V2 डिवाइड बाई V1। R ऑप्शन, सर हर एक ऑप्शन में R ऐसे लिखा, R रहने देना, वो आएगा -2.303। N का वैल्यू कितना दिया 1, R रहने दो ऐसे ही। टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया
टेम्परेचर का वैल्यू दिया 300 केल्विन, तो 300 लिख देंगे। लॉग ऑफ V2 कितना दिया है, V2 वॉल्यूम है 2 डिवाइड बाई 1, वो बनेगा log 2, W इज इक्वल टू -2.303 इंटू R इंटू 300 इंटू log 2 आएगा 0.3। तो अगर इस W वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे -2.303 इंटू 300 इंटू 0.3 और आएगा R। 0.3 इंटू 300 होता है लगभग 100 के बराबर, 100 इंटू 2.3 वो आएगा 230 के अराउंड। तो इसका जो आंसर होना चाहे 300 इंटू 2.3 जो होगा 2.3 इंटू 300, तो इसका जो आंसर आएगा नियरली इट मस्ट बी इक्वल टू 300 इंटू 2.3 297। बेटा आप इसको देखो कितना आएगा, W जो आएगा वर्क का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 207 के बराबर। इसका जो आंसर आएगा देखो बेटा कैसे, ये ना 0.3 इंटू हो गया 100, 100 इंटू 2 हो गया लगभग 200, लेकिन इसके साथ जो वैल्यू है वो 0.3 इंटू 300, तो इसका 100 से थोड़ा कम आएगा वैल्यू, तो आंसर जो आएगा वो आएगा किसके बराबर, आंसर मस्ट बी इक्वल टू 207.27 आर। देखिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी कि डेल्टा एच और डेल्टा यू जो होगा वो आपस में कब बराबर होंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये इनका रिलेशनशिप है। तो डेल्टा एच कब होगा डेल्टा यू के बराबर, जब डेल्टा एन जी होगा 0। तो सिर्फ देखिए रिएक्शन में डेल्टा एन जी कहाँ 0 है, पहली वाली रिएक्शन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो डेल्टा एन जी इसका 1 है, नहीं आएगा। N2O 3 टाइम्स H2 ट्वाइस NH3, इसका डेल्टा एन जी आएगा -2, नहीं आएगा आंसर। तीसरे वाले का डेल्टा एन जी 1 होगा, नहीं आएगा आंसर। फोर्थ वाले का ऑक्सीजन है यहाँ पे एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड है एक बार, सॉलिड है नहीं लेना है, डेल्टा एन जी होगा इस वाली रिएक्शन का डेल्टा एन जी होगा इक्वल टू 0 के बराबर। अगर डेल्टा एन जी होगा 0 तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर। फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। इनमें से एंट्रोपी चेंज किसके पॉजिटिव है, बिल्कुल आसान है। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे एंट्रोपी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स किस में बढ़ेंगे, लेकिन मोल्स देखिए आप किसके बढ़ रहे हैं, गैशियस मोल्स। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। और आपको याद है कि जो गैस की एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद क्या होता है गैस। और उसके अलावा याद रखेंगे कि एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए अब क्या, यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, लिक्विड से सॉलिड जाओगे, लिक्विड से सॉलिड अगर आप जाएंगे, लिक्विड से अगर आप सॉलिड जाएंगे तो लिक्विड से सॉलिड जो एंट्रोपी होगी डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं होते। N2 गैस O2 गैस ट्वाइस NO2, यहाँ से मोल 1, यहाँ से मोल 1, 2 मोल, यहाँ से भी 2 मोल, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ से देखिए 2 कार्बन सॉलिड नहीं लेना है, ऑक्सीजन एक बार है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 बार है, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बढ़ रहे हैं। अगर गैशियस मोल्स बढ़ रहे हैं, ये लिखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस याद रखना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो होंगे वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ने की वजह से एंट्रोपी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आएगा बेटा इसका आंसर। और फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, एंट्रोपी डिक्रीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज AgCl हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। इनमें से कैसा कौन सा ऐसा सोल्यूशन होगा जहाँ पे AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। AgCl का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया। AgCl जो होगा वो टूट के बनाएगा Ag प्लस और क्या बनाएगा, Cl-1 बनाएगा। अब सॉल्युबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, पहली बात है कि जहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा। अगर कॉमन आयन इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब और एक चीज़ है, अगर कोई भी फैक्टर इस Ag प्लस को अपने साथ लेगा या Cl- को अपने साथ लेगा तो वो क्या करेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा, इसके डिसोसिएशन को बढ़ाएगा। ये Ag प्लस जो होता है Ag+1, अगर मैं इसको ले लूँगा अमोनिया वाले सोल्यूशन से, 0.1 मोलर अमोनिया सोल्यूशन, ये 2 अमोनिया के साथ कंबाइन होगा ट्वाइस NH3 के साथ, और ये बनाता है कॉम्प्लेक्स ट्वाइस NH3+1। तो अगर आप इसको अमोनिया सोल्यूशन में डालेंगे, जैसे Ag सिल्वर आयन बनेगा, सिल्वर आयन किसके साथ कंबाइन होगा, अमोनिया के साथ, और वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो इस सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी इन अमोनिया, तो 0.1 मोलर NH3 आएगा इसमें आंसर। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, कितने हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे प्रेजेंट,
किस में प्रेजेंट होगी, इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 1। देखिए pH का हमने क्वेश्चन कर लिया, pH अगर 1 के बराबर है तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 रेज पावर -1, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन। अगर 10 रेज पावर -1 कॉन्सेंट्रेशन होगा H पॉजिटिव का, इसका मतलब है कि 1000 ml में जो H पॉजिटिव है वो कितना है, 10 रेज पावर -1 मोल, 10 रेज पावर -1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन 1000 ml। तो 1 ml में कितने होंगे बताइए, 1 ml में होगा 10 रेज पावर -1 डिवाइड बाई 1000 मोल, होंगे कि नहीं। तो देखिए कितना बनेगा ये, 10 रेज पावर -1 डिवाइड बाई 1000 मोल, वो आएगा 10 रेज पावर 1000 हो गया 10 रेज पावर 3, ऊपर आएगा 10 रेज पावर -3, वो बनेगा 10 रेज पावर -4 मोल। तो 10 रेज पावर -4 का मतलब हो गया 10 रेज पावर -4 Na, तो इसमें होंगे 10 रेज पावर -4 Na। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 10 रेज पावर -4 Na, सेकंड का ऑप्शन इज द करेक्ट। pH of a mixture of 0.1 molar nitric acid and 0.1 molar HCN will be approximately। तो pH ऑफ जो मिक्सचर होगा नाइट्रिक एसिड और HCN आपको दिया है। और देखिए HCN जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, HCN वीक एसिड होगा, जब वीक एसिड होगा तो डिसोशिएट कैसे होगा, एक तो H प्लस बनेगा और होगा Cn-1, ये बनेगा वीक एसिड टूटेगा। अब आप इसी में क्या ऐड कर रहे हैं, 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड, अब इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं HNO3। HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो एक तो देगा H+1 और उसके अलावा क्या देगा NO3-1। अब इस नाइट्रिक एसिड के डालने से H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से इसमें हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट, तो इस HCN में बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से इस H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो H पॉजिटिव आ रहा है HCN से वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, तो H पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा, AgNO3 से। अब AgNO3 से कितना H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो याद रखो, कितना मोलर दिया है 0.1 मोलर, कितना एन फैक्टर है इसका, एन फैक्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू मोलैरिटी, एन फैक्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड 1 है तो मोलैरिटी कितनी है 0.1, वो हो गया 10 रेज पावर -1, 10 रेज पावर -1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। देयरफॉर अगर आपको pH निकालना होगा, pH वुड बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1, तो माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर 1 इज pH इज इक्वल टू 1। तो जो pH होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट पार्ट, ये आएगा बेटा इसका pH। एंड दैट्स अबाउट द इंटरेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।